अक्सर लोग किसी खास इंसान के बारे में ये कहते पाए जाते हैं कि भाई फला इंसान तो चाणक्य है, और अक्सर ये उस इंसान के बारे में होता है जिसके मूव्स को कोई ट्रैक नहीं कर पाता, और वो इंसान साइलेंटली अपना खेल खेल जाता है। कभी कभी लगता है कि ऐसी इमेज बनाई जाती है जिससे चाणक्य ग्रे शेड में दिखते हैं, क्योंकि उनको क्लेवरनेस का सिनोनिम माना जाता है। वो क्लेवर जरूर थे, लेकिन इसके पीछे उनका ज्ञान और साधना थी। मेरे 20 साल के कॉर्पोरेट करियर में मुझे ऐसे 2-3 ही लोग मिले हैं जो वाकई चाणक्य कहे जाने का पोटेंशियल रखते थे। बाकी तो ज्यादातर ऐसे लोग थे जो सिर्फ टाइम आने पर ठगने का काम करते थे। उन्हें चाणक्य बुलाना खुद चाणक्य की इमेज पर धब्बा लगाना है। चाणक्य तो वो गजब के फार साइटेड इंसान थे जिन्होंने काफी पहले ही भारत देश के टुकड़ों में बटे स्टेट्स को देखते हुए ये जान लिया था कि कोई भी बाहरी शक्ति आकर इनके गुरूर को कभी भी एक झटके में खत्म कर सकती है। और इसीलिए उन्होंने एक स्टूडेंट रेवोल्यूशन से शुरुआत कर लोगों में देशभक्ति का जज्बा जगाया, और सबसे पहले उस नंद वंश यानी नंद डायनेस्टी को उखाड़ फेंका जो उस वक्त भारत देश के सबसे बड़े राज्य मगध पर शासन कर रहा था। सोचिए, टुकड़ों टुकड़ों में बटे जिलों के स्वार्थी और लालची राजाओं को इकट्ठा करना और उनके स्वार्थों और उनकी कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए उन सबको एक कॉमन गोल के लिए एक साथ लाना कितना मुश्किल मैनेजमेंट रहा होगा। लेकिन चाणक्य के बेटे और तक्षशिला के आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने ये पॉसिबल कर दिखाया। नमस्कार, मैं हूँ, खैर मेरे नाम में क्या रखा है, आप मुझे एजे कह सकते हैं। एजे क्यों? भाई चीजों को कूल बनाना बड़ा जरूरी है, वरना लोग थोड़े से कट से जाते हैं। और क्योंकि मैं आचार्य चाणक्य के बारे में बात कर रहा हूं, तो आप मुझे भी एजे यानी आचार्य जी कह सकते हैं। अब आचार्य जी थोड़ा लंबा होगा, इसलिए एजे से काम चल जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं चाणक्य नीति के बारे में, और आप सुन रहे हैं उसका पहला एपिसोड। अब आप पूछेंगे कि मैं ये क्यों कर रहा हूं? वाजिब सवाल है। देखिए, अपने कॉर्पोरेट हाई फ्लाइंग करियर से मैं इस कदर बोर हो गया था कि मैं एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन की जर्नी पर निकल गया था। और उसी जर्नी पर मुझे रेलवे स्टेशन के एक स्टॉल पर मिली किताब चाणक्य नीति। आपको भी मिली होगी। हालांकि वो किताब काफी बेसिक थी और उसमें चाणक्य और उनकी टीचिंग्स के बारे में कम और इधर उधर की बातें ज्यादा लिखी हुई पाई गई होंगी। तब मेरे मन में ख्याल आया कि मैं आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य के बारे में और गहराई से पढ़ूं, क्योंकि हम चाणक्य को सिर्फ उतना जानते हैं जितना कि खुद को। सही कह रहा हूं ना? हमने अभी तक खुद को एक्सप्लोर ही नहीं किया, तो चाणक्य को तो क्या ही कर पाएंगे। चाणक्य को पढ़ना ही उन्हें समझने के लिए काफी नहीं है, बल्कि उनके एरा को देखने समझने की जरूरत है, क्योंकि हम ये जान पाएंगे कि चाणक्य ने किन हालातों में पढ़ाना छोड़कर एक्टिव पॉलिटिक्स में जगह बनाई। उनके गोल तक पहुंचने के लिए उन्होंने दोस्तों और दुश्मनों दोनों पर ही भरोसा किया, उन्हें अपने कॉन्फिडेंस में लिया और उन्हें अपने लिए काम करने पर मजबूर किया। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। ये शायद उन लोगों ने कहना शुरू किया होगा जिन्हें चाणक्य केवल एक कुटिल इंसान लगे होंगे। भाई जब आप किसी की पर्सनालिटी को समझ नहीं पाते तो उसे अपनी नजर से देखने लगते हैं और फिर अपने एक्सपीरियंसेस से डिफाइन करने लगते हैं। वो कहते हैं ना कि वन मैन्स टेररिस्ट इज अदर मैन्स फ्रीडम फाइटर, यानी कि जो मेरे लिए आतंकी है वो शायद किसी और के लिए स्वतंत्रता सेनानी भी हो सकता है। तो ऐसी ही सब्जेक्टिव सोच के कारण उन्हें कौटिल्य भी मान लिया गया। लेकिन यही कौटिल्य अपनी नीतियों और शास्त्रों के ज्ञान से राज्य नहीं बल्कि राष्ट्र के निर्माण की सोच रखते हैं, और यही सोच जन्म देती है मैनेजमेंट के उस महाभंडार को जिसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र कहा गया है, जिसमें राज्य या राष्ट्र के चरित्र निर्माण से पहले उस राज्य या राष्ट्र के नागरिकों के चरित्र निर्माण पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि एक इंसान पूरे देश के कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करता है, और अगर बेसिक यूनिट ही खराब है तो उस पर बेस्ड मैक्रो लेवल की मशीनरी कैसे सही रह सकती है। सोचिए कि अगर एक आदमी करप्ट है तो पूरे देश पर उसका कितना बुरा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि एक मछली सारे तालाब को खराब करती है। तो वो करप्ट आदमी अपने करप्शन के बीजों को कहां कहां बिखेरेगा और अपने काम निकलवाने के लिए न जाने किस किस करप्ट तरीके को अपनाएगा। यही कारण था कि चाणक्य ने अपने लेखों में इंसान की कैरेक्टर बिल्डिंग पर बात की है। चाणक्य और उनकी टीचिंग्स में मेरे और आपके सभी सवालों के जवाब छुपे हैं। खुद मैं भी अगर कहीं अटक जाता हूं तो इन्हीं महाज्ञानी आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य को कंसल्ट करता हूं। चलिए फिर अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, चाणक्य और उनकी टीचिंग्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए एजे का टाटा एंड बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।
आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति सिर्फ कुकू एफएम पर। हेलो ऑल, मैं हूं एजे। अब देखिए, जैसे ही मेरा पहला एपिसोड ऑनलाइन आया, मुझे मेरे ही दोस्तों और जानकारों ने कॉल्स और मैसेजेस करके कहा, भाई ये किस लाइन में पड़ गए तुम? ये लाइन तो चाणक्य नीति की है और उसके सेकंड एपिसोड में भी अब अपन बात करना शुरू करते हैं। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाणक्य को लेकर मेरी समझ भी बहुत ज्यादा नहीं है। मैं बस उन्हें, उनकी टीचिंग्स को एक्सप्लोर कर रहा हूं और मेरे कॉर्पोरेट करियर में जो भी मैंने फील किया है, ये मेरे साथ हुआ है, उनके जवाब ढूंढ रहा हूं। ऐसे में अगर आपको भी अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हुए सवालों के जवाब चाणक्य से मिल जाएं तो क्या बुरा होगा, बल्कि भला ही होगा। एक्चुअली चाणक्य और उनके अर्थशास्त्र को न तो लोगों ने पढ़ा और न ही समझा। वो तो सिर्फ बने बनाए टेम्पलेट्स में लिखे हुए उन कोट्स को पढ़ते रहे जो शायद चाणक्य ने कभी कहे भी ना। लेकिन इन लोगों ने पढ़े, समझे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर शेयर भी कर दिए ये कोट्स, बिना ये सोचे या जाने कि इनको और भी लोग पढ़ते हैं। और हर किसी का किसी भी बात को लेकर इंटरप्रिटेशन सब्जेक्टिव हो सकता है और ऐसे में वो इंसान अपनी अक्ल के हिसाब से उनका मीनिंग निकालकर उस पर या तो एक्ट करेगा या रिएक्ट कर सकता है। अच्छा, मेरा एक दोस्त है, उसका बेटा एक नया टीम लीड बना है और वो बड़ी शिद्दत से चाहता है कि वो अपने प्रीवियस बॉस से बेहतर बॉस बने। तो मेरे दोस्त ने उस लड़के को मेरी तरफ मोड़ दिया। इस पर मैंने कहा, देखो भैया, हम कोई ज्ञानी महात्मा तो है नहीं कि तुम इधर सवाल का तीर छोड़ोगे और उधर हम तुरंत ही उसका जवाब दे मारेंगे, क्योंकि भाई मैं तो खुद भी सीख रहा हूं ना और अपने खुद के सवालों के जवाब ढूंढ रहा हूं। पर जब उस नौजवान ने बार बार जोर दिया तो मैंने भी चाणक्य के अर्थशास्त्र में पढ़ी हुई बात से उसके सवाल का जवाब दिया। एक सत्ताधीश या एक टीम लीड को क्या करना चाहिए, उसके लिए तो गाइडलाइंस हैं, पर एक लीडर को क्या नहीं करना चाहिए ये जानना बेहद जरूरी है। देखिए, जो कॉर्पोरेट में काम करते हुए मैंने सीखा वो ये कि अच्छा टीम लीड सिर्फ मैनेजमेंट की नजर में हो सकता है। अपनी टीम के लिए वो अच्छा है या बुरा है, ये एक सब्जेक्टिव सोच है। हमारे गांव में कहावत है, सास पत्थर की मूरत भी हो तो भी बुरी लगती है। उसी तरह बॉस किसी भी हाल में सबका पसंदीदा इंसान हो ही नहीं सकता और इसका कारण है टीम में डिससैटिस्फैक्शन। आप कुछ भी कर लें, टीम में इस फीलिंग को आने से नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि सैटिस्फैक्शन भी सब्जेक्टिव है, तो इसे तो भूल ही जाते हैं। लेकिन एक अच्छे लीडर के बारे में चाणक्य ने जो कहा है, पहले उस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारा मुद्दा है चाणक्य जैसे ग्रेट थिंकर, फिलोसोफर, पॉलिटिशियन की टीचिंग्स में से अपनी लाइफ के सवालों के जवाब ढूंढना। खुद चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में 21 बातें ऐसी बताई हैं जो एक लीडर को नहीं करनी चाहिए, जिसमें से हम सबसे इंपॉर्टेंट बात को सबसे पहले चुन रहे हैं। चाणक्य ने टीम में फैले डिससैटिस्फैक्शन का मेन रीजन माना है जूनियर्स का खुश ना रहना। जूनियर्स किसी भी वजह से डिससैटिस्फाइड हो सकते हैं, लेकिन एक लीडर का काम है कि उन्हें खुशनुमा माहौल दिया जाए ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी पर फर्क ना पड़े। इस डिससैटिस्फैक्शन को दूर करने के लिए जो काम एक लीडर को सबसे पहले करना चाहिए वो है कि पक्षपात या फेवरेटिज्म ना करे। अगर एक लीडर किसी खास टीम मेंबर, वो चाहे मेल हो या फीमेल, उसको किसी भी वजह से फेवर करता है तो ये टीम में डिससैटिस्फैक्शन का मेन रीजन हो सकता है। इससे लॉबिंग को बढ़ावा मिलता है और आखिरकार एक अच्छी खासी टीम स्प्लिट हो सकती है, यानी टूट सकती है, जो आगे जाकर सिर्फ और सिर्फ इंटरनल पॉलिटिक्स का कॉन्फ्लिक्ट शुरू करवाती है। इससे टीम में एक अनईजी सा माहौल बन जाता है और एट द एंड प्रोडक्टिविटी पर भी अनइमेजिनेबल इंपैक्ट होता है। ऐसे में अगर कोई एक टीम मेंबर अपनी परफॉर्मेंस की वजह से लीडर का फेवरेट हो भी, तो भी लीडर को उसकी ज्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे मेंटोर करने में वक्त देना चाहिए ताकि वो आगे जाकर एक अच्छा लीडर प्रोस्पेक्ट बन सके। उसके साथ ही लीडर को अपनी टीम में एक हेल्दी कंपटीशन शुरू करना चाहिए, जहां हर कोई एक दूसरे को पछाड़ना तो चाहे, बट नॉट विद द हेल्प ऑफ अनएथिकल मीन्स। कभी अगर किसी को फेवर करना ही पड़ जाए तो लीडर को हमेशा राइट और रॉन्ग के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ राइट और रॉन्ग का सिलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे टीम की हेल्थ इंपैक्ट होती है। और हाँ, हमेशा याद रखें कि आपकी राइट चॉइस अधिक अच्छे के पक्ष में होनी चाहिए, जिससे टीम के बीच में हार्मनी बनी रहे। अगर टीम में कहीं डिस्प्यूट हो तो उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की हेल्प लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
जिन दो पार्टीज में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है उन दोनों से ही सेपरेट और कंबाइंड डिस्कशन दोनों ही जरूरी हैं। पहले सेपरेट और फिर कंबाइंड डिस्कशन में दोनों ही पार्टीज के पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रजेस निकलकर सामने आते हैं और कुछ केसेस में थोड़े इमोशंस भी निकल के आते हैं। इसीलिए पहले सेपरेट डिस्कशन और फिर कंबाइंड डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि इमोशन पहले निकल जाएं तो कंबाइंड डिस्कशन में सिर्फ लॉजिक पर बात होती है। दोनों ही पार्टीज को उनकी टीम में उनकी अहमियत समझाएं और फिर उन दोनों की इंपॉर्टेंस एक दूसरे की प्रोफेशनल ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से समझाएं। उन्हें याद दिलाएं अगर कोई अच्छे मोमेंट्स या अचीवमेंट्स उन्होंने साथ में किए हों, और अगर ऐसा पास में नहीं हुआ तो उन्हें फ्यूचर में इस तरह साथ आकर एक दूसरे के प्रोफेशनल ग्रोथ में कैटलिस्ट बनने के लिए इंस्पायर करें और एंड में उन्हें एक बेहतर इंसान बनने और एक दूसरे से बेहतर इंसान खोजने की एक्सरसाइज करवाएं। ऐसी एक्सरसाइज आपको एचआर टीम या लर्निंग एंड डेवलपमेंट टीम को साथ में रख के करवानी चाहिए, बल्कि ऐसी एक्सरसाइज तो पूरी टीम के साथ होनी चाहिए, ताकि अगर आगे से कहीं पर भी कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो तो वो आपस में ही मैच्योरली हैंडल करके वहीं का वहीं निपटा दिया जाए और आपके प्रोडक्टिव टाइम से वक्त की डिमांड ना की जाए। अभी आपको लग रहा होगा कि ये सब तो भाई मॉडर्न मैनेजमेंट में भी पढ़ाया जाता है ना? लेकिन आज के मॉडर्न मैनेजमेंट का मेजर चंक हमारे ही एंशिएंट टीचर्स जैसे विष्णुगुप्त चाणक्य ने सैकड़ों सालों पहले ही निकाल दिया था। मुझे लगता है कि चाणक्य का अर्थशास्त्र सिर्फ उनकी प्रकांड बुद्धि से रचा गया एक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि आज के और कल के दौर में मैनेजमेंट, पॉलिटिक्स और स्ट्रैटेजी का एक ऐसा दस्तावेज है जो दुनिया भर में किसी भी दौर में रेलेवेंट है, था और रहेगा। तभी शायद मुझे भी अपने सवालों के जवाब चाणक्य की टीचिंग से मिलते हैं और हो सकता है आपको भी मिल जाए। इसीलिए चाणक्य जरूर पढ़ें, समझें और अब्सॉर्ब करें। बाकी मेरे साथ तो इस पॉडकास्ट को आप सुन ही रहे हैं। फिर मिलेंगे चाणक्य नीति के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए चाओ।